चलिए, तो मेरी आवाज़ आपके पास में एकदम प्रॉपर आ रही होगी, एकदम मैं दिख भी रहा हूँ एकदम प्रॉपर। तो आज हम एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करने वाले हैं, और आने वाली 15-20 मिनट जो है ये आपको बहुत अच्छा मतलब कुछ सिखाने वाली हैं। तो मेरे दिमाग में आज एक विचार आ रहा था, और वो विचार ये था कि भाई गवर्नमेंट जॉब कैसे, मतलब गवर्नमेंट जॉब में हमारा सिलेक्शन कैसे हो, इस पॉइंट पर हम बात करने जा रही थी। यानी आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा सोच लेते हैं, काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, तो आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि गवर्नमेंट जॉब कैसे लगी, ये हमारा टारगेट है। अच्छा, और गवर्नमेंट जॉब कैसे लगे और हम किसकी बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हमें किसकी लगानी है। तो मैं आज बात करूँगा गवर्नमेंट जॉब के बारे में, लगभग सभी स्टूडेंटों के लिए बात करूँगा, लेकिन सेक्टर वाइज में बात करूँगा। तो आज सबसे पहले मेरा टारगेट है ITI, डिप्लोमा और बीटेक, ये जो कैंडिडेट हैं इनकी गवर्नमेंट जॉब कैसे लगे, इस बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, किसी ने ITI कर रखी है, किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, किसी ने बीटेक कर रखी है, किसी ने MTech कर रखी है। तो ये जो लड़के हैं, ये जो स्टूडेंट हैं, इनको गवर्नमेंट जॉब कैसे मिले, ये आज का मेरा टारगेट है। अगले 10-15 मिनट में इसी की बात करूँगा। अगली सीरीज में हम BA, BSc, टीचर, इनकी हम बात करेंगे। तो पहले आज हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि मैंने ITI कर रखी है, मान लेते हैं मैंने डिप्लोमा कर रखा है, मान लेते हैं मैंने बीटेक कर रखी है, इनमें से कोई भी मेरी एक क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाई कौन कौन सी वैकेंसी हैं जिनके लिए मैं फॉर्म भर सकता हूँ, या ऐसी कौन सी वैकेंसी है जिसमें मेरा उद्धार हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा अगर कोई नाम आता है तो वो आता है रेलवे। वो सबसे बड़ा नाम आता है रेलवे। मतलब ITI वाला स्टूडेंट हो, डिप्लोमा वाला हो, बीटेक हो, इनके लिए सबसे गोल्डन जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है वो रेलवे करता है। और रेलवे में स्पेशली लोको पायलट, अभी जो पिछली बार लोको पायलट की वैकेंसी आई थी, बहुत सारे ITI, डिप्लोमा और बीटेक होल्डरों की मतलब भविष्य उसने बदल दिया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने ITI, डिप्लोमा और बीटेक कर रखी है, तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये बात होनी चाहिए कि रेलवे मेरे लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी का अवसर प्रोवाइड करता है। रेलवे हो गया। इसके अलावा और कहाँ पर वैकेंसी आती हैं, उसके अलावा बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। जैसे हम बात कर देते हैं ITI, डिप्लोमा, बीटेक वाले हैं तो मेट्रो में वैकेंसी आती रहती है। अब मुझे मत बताना है कि यार अभी वैकेंसी नहीं आ रही है लेकिन आती रहती है। जैसे दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, जैसे आपका दिल्ली मेट्रो हो गया, लखनऊ मेट्रो हो गया, जयपुर मेट्रो, इनमें भी वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा सेल, गेल, भेल, इनमें भी वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा DRDO हो गया, इसरो हो गया, इन तमाम डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती रहती हैं। अच्छा, सेल में भी आती रहती हैं। अभी इसके अलावा आपका ये इसरो में भी लगातार वैकेंसी आती रहती है। अच्छा, जितने भी अलग अलग स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश स्टेट हो गया, अपना राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनमें लाइनमैन की वैकेंसी आती रहती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती रहती है। तो अब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इतना तो पता लग गया भाई वैकेंसी कहाँ कहाँ आती है। एक बार मैं इसको नट सेल में दोबारा कह देता हूँ कि वैकेंसी कहाँ कहाँ पर आती हैं। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि वैकेंसी का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो रेलवे है। उसके अलावा वैकेंसी कहाँ पर आती है, मेट्रो में वैकेंसी आती है। अलग अलग जो राज्य हैं उनमें लाइनमैन की वैकेंसी आती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है, असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आती है। इसके अलावा और कहाँ वैकेंसी आती है, अलग अलग मतलब राज्यों में जो मेट्रो हैं उनमें वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा DRDO में वैकेंसी आती रहती है, इसरो में वैकेंसी आती रहती है। तो अलग अलग जगह वैकेंसी आती रहती हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई सिलेक्शन कैसी हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सिलेक्शन। तो देखो, सभी मेरे जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं या जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बात ये है कि कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसकी सबसे पहली बात यह है कि उस एग्ज़ाम को इमोशनली डील नहीं करना है, उस एग्ज़ाम को पॉलिटिकली डील करना है। इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि भाई हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, और सिस्टर की शादी करनी है, घर में पानी टपक रहा है, अच्छा मकान नहीं है, ये इमोशनल बातें हैं। इनको सोचने से आपकी इफिशियंसी डाउन ही होगी, आपको नुकसान ही होगा। देखो, मैं भी जानता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंसी का अपना महत्व है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें वीक बनाती है। पॉलिटिकली डील करें। अब पॉलिटिकल डील करने का मतलब क्या है, अगर मान लो ऐसा होता कि ज़िंदगी में केवल आप एक ही एग्ज़ाम दे पाते, मान लो ऐसा होता कि इंडिया में आपको एक एग्ज़ाम देना है, अगर इसमें आपकी नौकरी लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखिए।
पॉलिटिकली डील करने का मतलब है कि आप इंडिया में खूब सारे एग्जाम दे सकते हो, और ये खुशी की बात है कि आप कम से कम भी वैकेंसी आए ना तो एक साल में आप 10 एग्जाम तो दे ही सकते हो। मतलब पॉलिटिकली डील करो कि यार इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा तो अगले में होगा, और अगले में नहीं होगा तो और अगले में होगा। अपने आप को पॉलिटिकली डील करिए, अपने दिमाग को पॉलिटिक्स वाला बनाइए कि भाई हाँ यार रोज वैकेंसी मतलब लगभग वैकेंसी आ रही है, इस डिपार्टमेंट में नहीं होगा तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा। अब सबसे बड़ी बात यह यार सिलेक्शन कैसे हो, ये तो मैंने फालतू की बातें की है, सिलेक्शन कैसे हो। तो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पहली बात तो ये है कि उस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने आईटीआई कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो, ज़्यादातर पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। तो सबसे पहली मैं जो आपको सलाह देना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपकी जितनी भी पढ़ाई का टाइम है उसको ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पे खर्च करो। आपको थ्योरी ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक तो मेरा कंक्लूजन पहला ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब भी जल्दी से लग जाए। तो उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा क्या पढ़नी चाहिए, ऑब्जेक्टिव। एक बात तो मैंने ये कह दी। अब आगे चलते हैं। अगली बात यह है भाई कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ूँ कहाँ से। मैं ना तो मेरा कोई फ्रेंड सर्किल अच्छा है, ना मैं कोई बढ़िया कोचिंग को जानता हूँ, ना मैंने कोचिंग की है। ऐसे ही किसी शॉप पर गए, किसी किताब को उठा लाए, सुबह शाम उसी को रट रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। पहली बात तो ये है भाई, आजकल कंपटीशन का सीन चेंज हो गया है। ज़्यादा पुरानी किताब ना पढ़ें। तुम 5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमने 2016 में कोई किताब ली थी, तुम 2022 में भी उसी को पढ़ रहे हो। देखो मैं भी जानता हूँ फाइनेंशियल वाली चीज़ें, लेकिन भाई ज़्यादा पुरानी किताब ना पढ़ो। जो मार्केट में अभी जो चल रही है नई किताबें पढ़ो। उसका रीज़न ये है कि मैं कई लोग अभी किसी से मैं मिला, उससे मैंने पूछा कि भाई सिलेक्शन वलेक्शन, उसने कहा नौकरी तो मेरी लगी जाएगी। फिर मैंने कहा तुमने कोचिंग कब की थी, तो उन्होंने कहा मैंने 2013 में कोचिंग की थी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 2013 में तुमने एक बार कोचिंग की और तुम अब तक उसी के आधार पर चल रहे हो आगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं, लेकिन ज़्यादा पुरानी किताबों से नहीं पढ़ने हैं। अब उसके और आगे चलते हैं। इमोशनल नहीं, पॉलिटिकल एग्जाम को डील करना है। दूसरी जो सबसे तगड़ी बात है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये क्या है, आपने आईटीआई कर रखी है, डिप्लोमा कर रखी है, बीटेक कर रखा है, अपना दिमाग में बैठा लो कि मुझे जो ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं ना, केवल वही ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं जो किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। मैं फालतू के ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ भाई मेट्रो की, तो देश में जितनी भी मेट्रो है, देश में कोई 55 मेट्रो तो है ना यार। दिल्ली मेट्रो होगी, लखनऊ मेट्रो होगी, नोएडा मेट्रो मान लो, और इसके अलावा बेंगलोर मेट्रो मान लो, 2-4 मेट्रो हो, 1-2 मेट्रो हो रहे हैं। तो जितनी भी मेट्रो हैं उनमें अब तक जितना भी पेपर हुए हैं ऑब्जेक्टिव, उन क्वेश्चनों को पढ़ लो, उनको याद कर लो। सबसे पहले काम इसको करो तुम। मान लो नहीं, मैं तो राजस्थान लाइनमैन की तैयारी कर रहा हूँ, तो लाइनमैन में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको पढ़ लो भाई अच्छी तरीके से। ये भी प्रिपरेशन कर लिया आपने। आप जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लो। मतलब मैं 2 बात कहना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं और जो एग्जामों में आए हुए हैं उन्हीं को पढ़ने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात पर चलते हैं। अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि भाई तुमने कह दिया कि भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ो, प्रीवियस ईयर पढ़ो, पर बात तो पढ़ने की है, पढ़ने में तुम्हारा मन ही ना लग रहा, पढ़ाई में तो हमारी रुचि ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करूं, तो इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि भाई आपने कमरा ले रखा है, मान लो ज़्यादा महंगा कमरा ले रखा है आपने, 8,000 10,000 का, 2,000, मुझे नहीं पता आपने कमरा कितने का ले रखा है। आपने कमरा ले रखा है ज़्यादा महंगा, दिन भर आप कमरे पर ही पड़े रहते हैं। आप हैं, आपका पार्टनर है, फिर सामने साइड वाले कमरे में भी 4 फ्रेंड रहते हैं, फिर और 2 कमरे में रहते हैं, और आपने पूरी सोसाइटी बसा ली है एकदम बढ़िया। कभी आप उनके कमरे में, कभी वो आपके कमरे में, तो भैया पढ़ाई कैसे होगी। और नौकरी भी आपको जल्दी चाहिए, नौकरी आपको जल्दी चाहिए, दिन भर पंचायती कर रहे हो, आप मार्केट में घूम रहे हो, बढ़िया माहौल देखते घूम रहे हो ना। इसके लिए अब आपको हम 2-3 बातें बताते हैं कि भाई नौकरी जल्दी कैसे लगे, पढ़े कैसे। तो पढ़ने के लिए मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बताता हूँ। नंबर 1, आजकल यार चाहे कितनी भी छोटी सिटी हो उसमें लाइब्रेरी है। आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो बिना ज्ञानी बने हुए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, हम कहते हैं यार मेरे तो कमरे पे पढ़ाई बढ़िया हो रही है। देखो मैं साफ साफ बताऊँ,
आप लगातार कोई भी कोचिंग चले जाओ, चाहे आईएएस की कोचिंग चले जाओ, लगातार 3 बार कोचिंग कर लो आपका जो माइंड है ना उसी दिशा में ट्यून हो जाएगा। आप लगातार कोई भी कोचिंग चले जाओ 3 साल, तीन बार, आपका माइंड में निश्चित ही इंप्रूवमेंट आएगा। जैसे ही हम घर पे बैठ के तैयारी करते हैं ना, तो हमें ना तो वो एटमॉस्फेयर मिल पाता है, ना कमरे पे उस तरह का माहौल रहता है, और ना हम उस तरह से पढ़ पाते हैं। तो आज का जो सबसे बड़ा आविष्कार है वो है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी चले जाओ और जितना अपना कमरा लो छोटा, एक रसोई ले लो ठीक ठाक सी, कमरे पे तो केवल खाने रोटी बना के खाना खाने आना है बस, और दिन भर कहाँ पे रहो, लाइब्रेरी में रहो। अच्छा, अब लाइब्रेरी में जाकर सोसाइटी नहीं बसानी है, लाइब्रेरी में जाकर के लिख लो उस टेबल पर कि जल्दी ही नौकरी चाहिए। सीधी सीधी बात यह है। अब जल्दी नौकरी कैसे मिलेगी, अब लाइब्रेरी कैसे जाएं? तुम जितनी बजे भी जगते हो, आज तक मैंने जितना भी पढ़ा है लिखा है, मुझे ये समझ में आया कि भाई सुबह जल्दी जगना चाहिए। ये तो ज्ञान की बात है। अब एक अलारामी करके कोई ऐप आता है, वो मैं अभी आपको दिखा दे दूंगा। वो अलारामी ऐप में क्या होता है कि जैसे आपको अलार्म तभी बंद होगी जब आप मैथ की जो क्विज है ना उसको सोल्व करोगे, तभी बंद होगी वो। तो सुबह सुबह वो अलार्म आपको, अलारामी जो ऐप है वो आराम से आपको जगा देगा। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये आपको जो दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन पर, ये अलारामी ऐप है, ALARMY। इसको डाउनलोड कर लो। इस ऐप का ये है कि ये इसकी अलार्म तभी ऑफ होगी तब आप 10-5 क्विज सोल्व कर दोगे। उसमें दे रखा है कितनी क्विज आप सोल्व करना चाहते हो। मैथ के सवाल आते हैं, 10 सवाल आते हैं, तो आप सुबह आराम से जल्दी जग सकते हो। अब बात ये है कि मान लो आप मॉर्निंग में जग गए, मॉर्निंग में आप जग गए, मान लो 6 बजे जग गए, 6 बजे से 7 बजे तक अपने नहा लो, हाथ मुँह धो लो, जो भी आप नहाना है कि हाथ मुँह धोना जो भी है, लेकिन 7 बजे आप लाइब्रेरी के लिए निकल जाओ। आराम से अपने बढ़िया लाइब्रेरी चले जाओ। 7 बजे से कम 11 बजे तक अपना लाइब्रेरी में पढ़ो, एकदम बढ़िया। 7 से 11 4 घंटे की स्टडी होगी, बढ़िया आप पढ़ लिए। 11 बजे आप कमरे पर आ जाओ और 11 से 12 बजे तक एकदम बढ़िया अपनी रोटी बनाओ और रोटियां खा लो। 12 बज गए। उसके बाद में बहुत सारी साइंस इस बात को प्रूव कर चुकी है कि भाई आपने 12 बजे तक अपना रोटी खा ली, रोटी खाने के बाद अपना जो भी बर्तन साफ़ करनी है वो कर लिया, रूम वूम को ठीक कर दिया, और 12 बजे वापस लाइब्रेरी के लिए निकल जाओ। बताते हैं कि रोटी खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए, मुझे अभी ज्ञान हुआ इस बात का, तो भाई सोइए भी मत। 12 बजे दोबारा लाइब्रेरी पहुंच जाओ। 12 बजे से लगभग 4 बजे तक फिर पढ़िए आप एकदम अच्छे से। मतलब अब मैं तो ये तो स्टैंडर्ड बात होगी, 1 बजे से 4 बजे तक एकदम बढ़िया पढ़ लीजिए। 4 नहीं तो मान लो 5 बजे तक एकदम बढ़िया पढ़ लो। 5 बजे तक एकदम बढ़िया पढ़ लिया। इसके बाद में 5 से 6 बजे तक थोड़ा इधर उधर मार्केट में आप घूम लो, ताकि थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आए। कोई भगवान है, मंदिर है, वहाँ चले जाओ, जो मतलब जिसमें भी आपका फेथ है। और 6 बजे मान लो आप वापस आ गए, 6 बजे वापस आ गए, या 6 बजे आप रूम पे जाकर कुछ हल्का फुल्का खा के भी आ सकते हो। उसके बाद में एकदम बढ़िया 7 बजे दोबारा लाइब्रेरी आ जाइए, और 7 बजे से एकदम 10 बजे तक दोबारा लाइब्रेरी में पढ़िए। एकदम बढ़िया जो भी आपका कोर्स है उसे पढ़िए, और 10 बजे से 11 बजे तक रोटी बना लीजिए, और उसके बाद सो जाइए। इस रूट को आप फॉलो कीजिए, तो इससे आपकी अच्छी खासी स्टडी निकल करके आएगी। तो मैं केवल इतनी सी बात कह रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है, इसके लिए सीधी सीधी बात है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा दिन में पढ़ाई करो। 11 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे जग जाओ, और मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। अब एक बात और है जिसने मेरे को कंपटीशन में सबसे ज़्यादा परेशान किया, वो क्या है? वो ये है कि मान लो कि आज मान लो 29 जनवरी है, ये मैंने डेट मान ली कि आज 29 जनवरी है। अब मान लो मेरा कोई पेपर 5 फरवरी को है, ये मैंने मान लिया कि मेरा कोई पेपर 5 फरवरी को है, और ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो 4 फरवरी या 5 फरवरी का संडे, मैंने 5 फरवरी का अपना कोई एग्जाम मान लिया। अब ये एक बात है जो सबसे मतलब ज़बरदस्त है, इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि 5 फरवरी 29 तारीख आज है, 5 फरवरी को मेरा पेपर है, तो कितने दिन हुए? 29, 30 और 31, 3 दिन तो ये हो गए, और 5 तारीख को तो पेपर है ही, तो 4 दिन और बचे। तो मेरे पास 7 दिन का टाइम है, मेरे पास टोटल 7 दिन का टाइम है अभी एग्ज़ाम से पहले। तो मेरे एग्ज़ाम में जो कुछ भी आ रहा है भाई, जो कुछ भी मेरा सिलेबस है, उस सिलेबस का इस 7 दिन में अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। एकदम बढ़िया तरीके से उस जो भी सिलेबस आ रहा है उसका अच्छे से रिवीजन करना है। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम जब है सर पे तो हमारी पढ़ाई जो है हम कम कर दें। देखो, ये ऐसा कंपटीशन नहीं है कि एग्ज़ाम पास में और तुम पढ़ाई को कम कर दो या पढ़ाई करो ही ना, वैसा ज़माना अभी नहीं चल रहा है।
तो जैसे ही एग्ज़ाम पास में आए तो अपनी पढ़ाई को आप निश्चित ही ज़्यादा कर दीजिए, पढ़ाई को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मान लो यार नॉर्मल डे में आप 1 घंटे यूट्यूब भी देखते हैं, कोई इंटरटेनमेंट भी देखते हैं, डांस भी देखते हैं, घूमने भी जा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम के 7 दिन रह गए हैं और तुम अपनी ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी को नहीं बंद कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम के प्रति सीरियस नहीं है। तो जैसे ही एग्ज़ाम पास में आता है तो आपके अंदर सिंसियरिटी दिखनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब एग्ज़ाम पास में हो तो आपको सिंसियर होने की आवश्यकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है भाई कि एग्ज़ाम मैं देकर आ गया। मान लो 5 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम अच्छा गया बुरा गया, मैं आ गया। अब एग्ज़ाम के दौरान की मैं आपको बात कर रहा हूँ। अगर आपको जल्दी नौकरी चाहिए ना तो एक दिमाग में बात बैठा लो, तुक्के कम से कम दो। जब तो तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी क्या कमी है और क्या कमी नहीं है। तुक्के तुमको कम से कम देने हैं। 5 फरवरी को आपने एग्ज़ाम दी, एग्ज़ाम में बैठे आप, वहाँ पर 100 क्वेश्चन आई। अब आदमी तुक्का देता क्यों है? क्योंकि 100 क्वेश्चन आए और उसको क्वेश्चन आते हैं 40। अब उसकी तो रेपुटेशन का सवाल है भाई, उसकी तो इज्जत का सवाल है, वो तुक्के देगा ही देगा। तो भाई जब तुम्हें 40 क्वेश्चन आते हैं ना 100 में से, तो तुम तुक्के देकर भी फेल ही होगे, ये बात भी कन्फर्म है। इसलिए ज़्यादा तुक्के ना दें। 100 बातों की बात ये, ज़्यादा तुक्के आपको नहीं देने हैं। तो इसलिए अगर जल्दी नौकरी चाहिए तो उससे होगा क्या? अब मान लो 5 फरवरी को आपने एग्ज़ाम दिया और मान लो 7 फरवरी को आपका आंसर की आ गई, 8 फरवरी को आ गई, मान लो 10 फरवरी को आपकी आंसर की आ गई। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उस आंसर की को लेकर आइए। आंसर की को मोबाइल में मत देखो, उस आंसर की का प्रिंट आउट निकलवाओ। मैं भी जानता हूँ प्रिंट आउट निकलवाने में खर्चा होता है, लेकिन भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। उस आंसर की को आपने निकलवाया। अब आपने क्या देखा, जो 40 क्वेश्चन सही हुए हैं उनकी बात मत करो, कितने क्वेश्चन बच गए? 60। अब वो 60 क्वेश्चन पर अध्ययन करिए कि इनमें से ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो मैं बिल्कुल नहीं जानता, इनमें से ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, और इन 60 क्वेश्चन की अच्छे से पीएचडी कीजिए और इन 60 क्वेश्चनों पर 1 दिन का समय लगाइए। देखो बहुत महत्वपूर्ण है, इन 60 क्वेश्चनों पे 1 दिन का समय लगाओ और जो क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि महत्वपूर्ण है उनको अपने कमरे की दीवार पर चिपका दो। मकान मालिक कहता है दीवार खराब हो गई, खराब कर रहा है, उससे कहना जिस दिन मेरी नौकरी लग जाएगी तुम्हें इस पेंटिंग का पैसा, जो भी पुताई वगैरह होता है उसका पैसा हम दे देंगे। इस पर अच्छे से आप रिसर्च करो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आपने प्रिपरेशन की, फिर आपने पेपर दिया, पेपर में आपने तुक्के नहीं दिए, फिर आपकी आंसर की आई, तो आपको पता चल गया कि आप कहाँ पर लाई करते हैं। अब आगे, अब रिजल्ट आया, ठीक है। अब रिजल्ट में तो ऑब्वियस सी बात है, आपने को तो पता ही आपकी स्थिति क्या है। अब रिजल्ट में मान लो तुम 40 नंबर का करके आए थे, मेरिट गई है 60, तो आपको ये रियलाइज हो जानी चाहिए कि अभी मैं मेरिट से 20 नंबर दूर हूँ। ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। बात यह है कि 1 साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में आपको 12 पेपर देने हैं। मान लो अलग अलग वैकेंसीज आई और आपने लगभग 12 पेपर दिए। अब आप मामा जी की शादी में भी जा रहे हो, फूफा जी के लड़के की शादी में भी जा रहे हो, आप डांस भी कर रहे हो, आप पार्टियां भी ज्वाइन कर रहे हो, आपको घर भी जाना है, तो भाई ये ऐसा, और आप लाइब्रेरी भी जा रहे हो, तो आपका ऐसा शेड्यूल हो गया ना कि आप पूछिए ना। तो आप जो ज़रूरी है, घर वाले कह रहे हैं तुम शादी में नहीं आ रहा है, घर वाले अलग से परेशान करने पे लगे हुए, छोड़ दो। तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एग्ज़ाम। जो आदमी तुम्हें आज नहीं समझ सकता ना, वो तुम्हें ज़िंदगी भर समझेगा भी नहीं। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एग्ज़ाम। अपना जो 12 महीने में लगभग तुम जो 12 एग्ज़ाम दे रहे हो, इनको अच्छे से दो। बाकी मामा जी की शादी, फूफा जी के लड़के की शादी, इन सब में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एकदम प्लान करो, 5 फरवरी का एग्ज़ाम है तो कैसे मुझे वहाँ पहुँचना है, कैसे मुझे वहाँ टाइम पे पहुँचना है, कैसे मेरे को आंसर की लानी है, कैसे उसको उसका सॉल्यूशन करना है, कैसे उस पर मेहनत करनी है, उस पर पूरी प्लानिंग कंसंट्रेट कीजिए। तुम देखते हो 5 फरवरी को तो एग्ज़ाम है, 3 फरवरी को गांव में शादी है। अब तुम गांव की करोगे क्या? पहले गांव की शादी में जाओगे, फिर 4 फरवरी को आओगे, फिर 5 फरवरी को तुम्हें एग्ज़ाम देना है, तो तुम्हारा सिलेक्शन कहाँ से होगा भाई? ये बात हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पे है कि तुम बड़े प्यारे बोल रहे हो कि भाई नौकरी चाहिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, प्रीवियस ईयर पढ़ो और आंसर की निकलवाओ, उसका एनालिसिस करो। बहुत बढ़िया प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो। तैयारी करने के लिए पैसा चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। बहुत बढ़िया। अब सबसे बड़ी जो समस्या की जड़ है वो है पैसा, कि भाई प्रिपरेशन करने के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। अब 2-3 बात है।
मैंने एक जर्नल बात यही दिमाग में बैठा रखी है कि कोई कितना भी पुअर स्थिति में हो, कितनी भी गरीब हालत हो, घर वाले 1 या 2 साल के लिए तो लड़के को प्रिपरेशन के लिए भेज ही देते हैं। हर किसी की उम्मीद होती है कि उनका लड़का सरकारी लगे, तो 1-2 साल वो आपका खर्चा झेल सकते हैं। लेकिन अब बात यह है ना यार, ना लड़कों की गलती है ना फैमिली की गलती है, सिलेक्शन में तो 5-5 साल लग रही हैं या उससे भी ज़्यादा का समय लग रहा है। इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसके 2 सोल्यूशन है। पहली बात तो ये कि जब तक घर, अब मान लो जब तक घर वाले पैसे दे रहे हैं, मान लो, होल्ड करना, अब बात यह है कि मान लो घर वाले 1 या 2 ईयर के लिए पैसे हमें दे रहे हैं, तो तब तक अच्छी खासी पढ़ाई कर लीजिए, एकदम बढ़िया मेहनत कर लीजिए। लेकिन पता है सिलेक्शन तो तब भी नहीं होगा। अब उसके बाद में क्या करें, इतनी पढ़ाई कर लीजिए कि मतलब आगे 3 साल कुछ पैसा कमा सको और नौकरी की तैयारी भी कर सको। इसके लिए सबसे बेस्ट सोर्स ये कि कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहला कोशिश तो करिए कि उस कोचिंग में आपको टीचर ही लगा लिया जाए। अब उतना नहीं हो पा रहा है तो उस कोचिंग में कोई मैनेजमेंट के रूप में आपको लगा लिया जाए या कोई आंसर चेक करने के लिए लगा दिया जाए। मतलब कोशिश करो कि किसी न किसी कोचिंग से जुड़ जाया जाए। भाई कुल मिलाकर बात यह है कि इस ज़माने में पैसे कमाने का कोई ऐसा तरीका तो नहीं है जो मैं बता दूं आपको। मैंने खुद ने कम से कम 5 साल प्राइवेट जॉब की होगी और जॉब के साथ मैंने फिर प्रिपरेशन भी की थी। तो भाई सीधी सीधी बात यह है कि आप, अच्छा, जब आप प्राइवेट जॉब करने लग जाएं तो आपको जहाँ भी आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उस सिस्टम में खोना नहीं है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए। आप ऐसे नहीं कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ बढ़िया माहौल है, पार्टीबाजी कर रहे हैं, घूम रहे हैं ना। आप अपने इरादे को ध्यान रखो, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगी। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई पैसा तो कमाना ही पड़ेगा। बिना पैसे कमाए उससे आपका स्किल डेवलप होगा, उससे आपका मानसिक विकास होगा। जब आप पैसे कमाओगे तो आप इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे, आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हें पैसा दे करके ब्लैकमेल करते हैं वो चीज़ भी नहीं हो पाएगी। एकदम क्लियर समझिए आप। तो उससे आप थोड़ा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे। तो इसलिए भाई, लेकिन यह है कि आप अपने टारगेट को ध्यान रखो। भाई मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जहाँ आपको प्राइवेट जॉब करने लगे वहाँ पर आप खो जाएं, ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात यह है कि अपना फ्रेंड सर्किल यार बिल्कुल साफ है। तुम्हें गंदी बातों में मज़ा आता है तो तुम्हारे फ्रेंड भी वैसे ही होंगे। तुम्हारे इरादे वीक हैं तो तुम्हारे फ्रेंड भी वैसे ही होंगे। तुम जैसे हो वैसे ही तुम्हारे फ्रेंड होंगे। एकदम सीधी सीधी, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो भैया आप सबसे पहला सुधार आप अपने आप में करो। आप अपने फ्रेंडों से अच्छी बातें करो, पढ़ाई की बातें करो, बेवड़ी फालतू बातें ना करो, यानी कि अच्छी पॉजिटिव बातें करिए, तभी आपके फ्रेंडों में सुधार आएगा। आपके फ्रेंड भी उसी लेवल के फिर बनेंगे। एकदम साफ समझिए। कुल मिलाकर फ्रेंड सर्किल ऐसा हो कि फ़ोन उठाते ही कहे कि यार आंसर की में उतना नंबर क्वेश्चन का ये आंसर गलत है, या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर इस लेवल के आपके फ्रेंड है तो निश्चित ही आपका इंप्रूवमेंट नज़र आपको आने लगेगा। और फ्रेंडों को सुधारने का मतलब नहीं कि मैं फ्रेंड से रिलेशन तोड़ देता हूँ। तुम पहले खुद सुधरो भाई। तुम खुद ऐसे, तुम तो बहुत लूज टॉक करते हो, तुम कहते हो मेरा फ्रेंड बेकार है, तो बी अलर्ट। ये हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात यह कि भाई पेपर आउट हो रहे हैं अच्छे खासे, बसों में पेपर आउट हो रहे हैं। भाई जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है ना उसको मत सोचो यार। सीधी सीधी बात यही है। पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर रद्द हो रहे हैं और एक अच्छे खासे लेवल पर करप्शन चल रहा है, ये चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। इसको तुम मत सोचिए। एकदम बढ़िया मॉर्निंग में जगिए, जगने के बाद कुछ नहाइए धोइए, एकदम अपना जो भी दैनिक क्रियाएं वो कीजिए, लाइब्रेरी जाइए, दिन भर पढ़िए, एकदम खाना पीना खाइए और पढ़ते रहिए बस। और ज़्यादा से ज़्यादा ये इंप्रूव कीजिए कि मैं एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने ऑब्जेक्टिव पढ़ सकता हूँ, कितने ऑब्जेक्टिव सोल्व कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट बात और जो मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो आपने ITI डिप्लोमा BTech कर रखा है, आपकी टेक्निकल अच्छी है, लेकिन भाई पेपर में तो नॉन टेक्निकल भी आने वाली है। मैथ, रीजनिंग, GK, करंट अफेयर ये भी आने वाली है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि भाई है ना सर, हमारी टेक्निकल तो अच्छी है, नॉन टेक्निकल अच्छी नहीं है, और वो उसे शान की बातें भी मानते हैं। अब नॉन टेक्निकल में एक आता है मैथ, एक आता है रीजनिंग, एक है आपका GK है, इस तरह से है पहले, और एक मान लो इंग्लिश है। अब सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। भाई मैथ वीक है, 2-3 महीने मैथ को दो। रीजनिंग तो लोग ठीक कर लेते हैं, 2-3 महीने रीजनिंग को दो। अब है GK अपने आप में बड़ा सेक्शन है। GK में आती है करंट अफेयर, करंट अफेयर के अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब है। तो भाई GK के लिए करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करो।
ज्योग्राफी को अच्छे से तैयार करो, पॉलिटी को अच्छे से तैयार करो, और हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, ओल्ड हिस्ट्री मत पढ़िए। अब बात है इंग्लिश। भैया देखो बात ये है, इंग्लिश की केडी कैंपस की बुक आती है, उसे पढ़ लीजिए, ठीक बुक है। और इंग्लिश के यूट्यूब पर इतने वीडियो पड़े हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं, पर हम इतने अंग्रेजी से डरे हुए हैं कि आज तक हमने उन वीडियो को देखा ही नहीं है। तो जिनकी टेक्निकल अच्छी है वो नॉन टेक्निकल पढ़ें, जिनकी नॉन टेक्निकल अच्छी है वो टेक्निकल पढ़ें, ये बात है। अब और नेक्स्ट इश्यू पर चलते हैं। कुछ लोगों का हाल ये है कि वो हर तीसरे दिन फ़ोन करते हैं मुझे, बहुत सारे लोगों को, कि वैकेंसी कब आएंगी, वैकेंसी कब आएंगी, लोगों की वैकेंसी कब आ रही है, जबकि खुद 20 पेपर दे चुके हैं अब तक, लेकिन हर तीसरे दिन वैकेंसी कब आएंगी, वैकेंसी कब आएंगी, ये उनका गीत रहता है। अरे भाई इंडिया में तो वैकेंसी आती रहती हैं, तुम ये देखो तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। हर तीसरे दिन 2-2 घंटे चर्चाएं कर रहे हो, वैकेंसी कब आएंगी, वैकेंसी कब आएंगी। और बात यह है कि डेली इस बात की चर्चा की आवश्यकता नहीं, वैकेंसी कब आएंगी, वैकेंसी तो भाई आती रहती है इंडिया में, तुम 2-2 घंटे क्या चर्चा कर रहे हो वैकेंसियों के बारे में। तो इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। अगली बात, हमारा क्या होता है ना, जब हम प्रिपरेशन करते रहते हैं तो कुछ समय बाद हमारा ये होता है कि हम 1-2 फ्रेंडों से रेगुलर बात करते हैं, और उन फ्रेंडों से बात करते हैं हम 2-2 घंटे, क्योंकि आजकल कॉल तो फ्री है। तो भाई तुम ये देखो कि तुम ज़्यादा क्या कर रहे हो, एक फ्रेंड से 2 घंटे बातें कर रहे हो, तो भाई ये तो बिल्कुल गलत है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई भी आपका रेगुलर फ्रेंड हो, चाहे कितना भी अजीज मित्र हो, कितना भी समझदार हो, किसी भी फ्रेंड से रेगुलर आप अगर 10 मिनट से भी ज़्यादा बात कर रहे हो तो ये बेवकूफ़ी है। अब नेक्स्ट बात चलते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो टाइम खराब हो रहा है वो हो रहा है मोबाइल में। पागल से पागल आदमी से बात कर लीजिए, उससे बात करना भी अच्छा ही होगा, क्योंकि पागल से पागल आदमी से बात करके आप ज़्यादा ज़्यादा आपकी लड़ाइयाँ होगी, उसे 2-4 घूंसे वो तुम में मारेगा, तुम उसमें मारोगे, तो फिजिकल एक्सरसाइज होगी। भाई मोबाइल, आप पागल से पागल आदमी से बात करना भी अच्छा है इस मोबाइल को दिन भर चलाने से। क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और पता नहीं जाने क्या क्या दुनिया है, बहुत ही मामला ख़राब है। तो भाई इस मोबाइल को ज़्यादा ना चलाओ। हम तो पढ़ाई कर रहे हैं ना, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम टाइम पास कर रहे हो, सीधी सीधी बात यही है। तुम टाइम पास कर रहे हो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मोबाइल का बहाना टाइम पास कर रहे हो। और तुम वास्तव में ये चीज़ हमेशा अच्छे से समझ लीजिए, मोबाइल है ना एक खतरनाक चीज़ है। कुछ भी करिए लेकिन इसको कम से कम चलाइए। नहीं मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, तो जो वीडियो देखने हैं भाई उनको डाउनलोड कर लो, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालो और बात खत्म। तुम बार बार काहे फेसबुक पे देख रहे हो, तुमको कोई लड़की नहीं पसंद कर रही है। व्हाट्सएप पे क्या देख रहे हो, व्हाट्सएप या जो भी नाटक है, तुम्हें कोई लड़की आगे से आई लव यू नहीं बोलने वाली है, तुम्हारी इतनी मार्केट वैल्यू नहीं है। इस बात को, तुम्हारे पास ना अच्छे कपड़े हैं, ना तुमने कोई क्रीम लगा रखी है, ना तुमने बढ़िया शूज पहन रखे हैं, ना तुम्हारे पास 4 व्हीलर है ना 2 व्हीलर है, तुम्हें काहे कोई लड़की आगे से आई लव यू बोल देगी। तुम क्या वेट करते रहते हो दिन भर। भाई पढ़ाई लिखाई करो ना। क्या बढ़िया ज्ञान दिया है। अब उसके बाद में लास्ट एक बात कर लेते हैं, वो है फिजिकल। अब है उसके बाद में फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो आप मेंटली फिट होंगे। लेकिन यार बात ये ना, दिन भर हम सोते रहते हैं, आराम से पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, हम फिजिकल को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। भाई पूरा कुछ नाटक मत करो। मॉर्निंग में जगो और जगने के बाद में 10 या 20 मिनट रेस लगा लो रोड पर। सारी दुनिया की बातों को छोड़ दो, 20 मिनट या 30 मिनट या 10 मिनट डेली रेस लगाओ। सुबह उठो, उठते ही पहले रेस लगाने ही चले जाओ। फिजिकल फिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी रिसेंट मुझे इस चीज़ का ज्ञान हुआ है, बात समझ आ गई। तो ये बात हो गई। ये वीडियो सभी के लिए था वैसे, चाहे कोई ITI डिप्लोमा हो, BA BTech कुछ भी हो, सबके लिए ही था। मैंने जो अपनी फीलिंग थी वो आपको बता दी। थैंक यू सो मच। बाकी और वीडियो भी आते रहेंगे।